Hello, good evening, dear friends. This is your friend Asif Javed, and today I have come up with an important component of today's finance accounts assistant component, that is mathematics. So, I will be taking you to each and every question, and I will tell you what's the answer to each question, and I will also be giving you the explanation. This lecture becomes important also because there were a couple of questions from mathematics section in which you can actually go for representation, and then that can fetch you extra bit of marks. That makes this lecture quite interesting for those candidates who must be looking for those two extra or odd points, because when it comes to selection, even fraction of a mark, it plays a pivotal role. So विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी टेक यू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ये सीरीज़ डी है, तो सीरीज़ डी के क्वेश्चन नंबर 81 को मैं आपके सामने ला रहा हूँ. अगर आप क्वेश्चन नंबर 81 को गौर से देखें, इसमें आपको एक सेट दिया गया है ए और दूसरा सेट आपको दिया गया है बी. आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले डिफरेंस ऑफ ए और बी निकालना है. उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है. देखिए, ए माइनस बी होता क्या है, इसको गौर से समझिए. ए माइनस बी का मतलब होता है वो वाले एलिमेंट जो ए में है मगर बी में नहीं है. तो देखिए ज़रा कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में नहीं है. देखिए 0 ए में है, बी में नहीं है. 1 ए में भी है और बी में भी है. तो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में है मगर बी में नहीं है? तो वो है 0, 2 और 4, क्योंकि 1 ए में भी है और बी में भी है. तो ए माइनस बी में आएंगे आपके 0, 2, 4, ये वाले हो गए. अच्छा, उसके बाद आपको क्या देखना है? उसके बाद आपको देखने हैं वो वाले एलिमेंट्स जो दोनों में है. तो दोनों में एक ही है, दैट इज़ 1. अब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए. किस किस का कार्टेशियन प्रोडक्ट? 0, 2, 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इनके इंटरसेक्शन में 1 है. जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा 0, 1, पहले 0 को, फिर 2, 1 और फिर 4, 1. तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए. ये था आपका पहला क्वेश्चन. अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए इस क्वेश्चन में देयर वाज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उनमें से किसी भी ऑप्शन में उस आंसर को मेंशन नहीं किया गया है. तो अगर आप में से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड यू विल गेट द ग्रेस मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आता क्या अगर आप इसको करते. देखिए बहुत सारे बच्चों ने एक तरीके से किया होगा, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल के तरीके से. वो भी एक तरीका है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम, तो टाइम क्योंकि हमारे पास कम होता है, तो हम वेक्टर अलजबरा अप्रोच भी लगा सकते थे यहाँ पे. सपोज़ अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, तो वो वेक्टर जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है वो कौन सा होगा? दैट इज़ 6 माइनस 5 आई प्लस 1 माइनस 2 जे प्लस 2 माइनस 4 के. आपको पता है ना, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, तो अगर आपने उनके जॉइन से जो वेक्टर बनता है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने सिंपली डिफरेंस लेना है कोऑर्डिनेट्स का. सपोज फर्स्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लीजिए, उसको आई के साथ, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स जे, फिर जेड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसको के साथ मल्टीप्लाई, के जो आपका यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपको वेक्टर मिलता है. तो ये आपको जो वेक्टर मिला जो किस किस को ज्वाइन करने से मिलता है, 5, 2, 4 और 6, 1, 2 को ज्वाइन करने से ये क्या मिलेगा आपको? दिस विल बी 6 माइनस 5 आई, 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस जे, और 2 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 2 के. एक वेक्टर आपका ये हो गया. अब जो 6, 1, 2 और 8, 7 के को ज्वाइन करता है वो वेक्टर कौन सा होगा? 8 माइनस 6 इज़ 2 आई, 7 माइनस 1 इज़ 6 जे, और के माइनस 2 के. ठीक है बच्चा. अब ये दो वेक्टर्स देखिए, एक इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और दूसरा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. मान लेते हैं एक पॉइंट मेरे पास P है, एक Q है, एक R है. एक P और Q को ज्वाइन कर रहा है, दूसरा Q और R को ज्वाइन करता है. कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो अलोंग द सेम लाइन होते हैं, विच आर अलोंग द स्ट्रेट लाइन. और वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि अगर
ये वेक्टर जो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर पी और क्यू को जो वेक्टर जॉइन कर रहा है और क्यू और आर को जो वेक्टर जॉइन कर रहा है, अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब आप देखिए कि ये दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे, कंडीशन क्या होती है पैरेललिटी की। पैरेललिटी की कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, सपोज a1i प्लस a2j प्लस a3k, और हमारे पास दूसरा वेक्टर हो, सपोज दूसरा वेक्टर है मेरे पास b1, जस्ट अ सेकेंड, सपोज दूसरा वेक्टर है मेरे पास दूसरा वेक्टर है, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा वेक्टर है, सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर है a1i प्लस a2j और a3k, और दूसरा वेक्टर है b1i प्लस b2j और b3k, ये दो वेक्टर्स का पैरेलल होते हैं अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो इसी को हम यूज़ करेंगे, वी विल मेक यूज़ ऑफ दिस। तो इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आप ये वेक्टर्स क्या बन रहे थे, ये वेक्टर्स आपके बन रहे थे 6 माइनस 5i, दिस इज i, व्हाट हैपन टू दिस, तो वेक्टर्स क्या बन रहे हैं ये आपके पास i माइनस जे माइनस 2k, और दूसरा वेक्टर क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है एक बन रहा था आपके पास i माइनस जे माइनस 2k, इन दो को मिला के, और इन दो को मिला के क्या बनेगा 2i प्लस 6j प्लस k माइनस 2k। अब मैंने क्या कहा था, अगर पैरेलल हो वेक्टर तो देखिए इनके कोफिशिएंट्स 1 माइनस 1 माइनस 2, इसके 2 6 k माइनस 2, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 6 इज इक्वल टू माइनस 2 अपान k माइनस 2। तो ये हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप कोई सी दो इक्वेशंस ले लीजिए, चाहे ये वाली आप दो ले लीजिए, ये यहाँ से आप ले लीजिए। सपोज मैं लास्ट वाली दो लेता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 1/6 इज इक्वल टू माइनस 2/k माइनस 2। तो ये क्या मिलेगा बच्चे आपको, दिस विल बी k माइनस 2 इंटू माइनस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस k इज इक्वल टू माइनस 12। तो k को अगर आप इस तरफ लाएंगे, माइनस 12 को उस तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 14। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k इज इक्वल टू 14। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई भी वैल्यू 14 नहीं है। और दूसरी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की जो वैल्यू आएगी वो इनमें से कहीं पे भी नहीं है। सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 83 पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको लॉपेटल रूल का यूज़ करना था। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लिमिट का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखिए, x जब 0 आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 0। दिस इज 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म आती है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2x। फिर से जब आप लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे, फिर से ये 0/0 फॉर्म आएगी, फिर से डेरिवेटिव ले लीजिए। फिर से जब डेरिवेटिव आप लेंगे लॉपेटर रूल लगा के,
ई की पावर एक्स और ये प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। अब जब लिमिट लगाएंगे ऊपर 1 + 1 2 आएगा और नीचे भी 2 2 + 2 1, तो ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल। तो इसका आंसर सी आ गया। अब यहाँ पे दो सेट्स आपको दिए हैं और कंडीशन क्या दी है, कंडीशन आपको ये दी है कि x यूनियन y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y। आपने कुछ नहीं करना है, एक एक करके सबको प्लग कर दीजिए। सपोज सबसे पहले मैं x को 5 लेता हूँ, x को क्या लेता हूँ 5 लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद सबसे पहले अगर मैं x को 5 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 यूनियन y इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन y। क्या ये दुरुस्त है, क्या ये सही है? 5 यूनियन y तो y हो जाएगा, लेकिन 5 इंटरसेक्शन y 5 हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, अब आप x को अब y को 5 लीजिए। जब y को 5 लेंगे तो x यूनियन 5 जो कि x हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू होना चाहिए x इंटरसेक्शन 5, लेकिन फिर से ये इक्वल नहीं होंगे, इस तरफ 5 होगा इस तरफ x, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। चौथा वाला देखिए, चौथे वाले में अगर आप देखें x अगर y में कंटेन हो, इसका मतलब y बड़ा है तो x यूनियन y क्या हो जाएगा y, और x क्योंकि y में कंटेन है, x छोटा है और इंटरसेक्शन में छोटा आता है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स है। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है x इज और y दो सेट्स हैं जो कि डिफरेंट सेट्स हैं, तो यहाँ पे x किसके इक्वल होना चाहिए y के इक्वल होना चाहिए। सो दैट मीन्स x अगर y के अंदर कंटेन है तो ये दो डिफरेंट सेट्स नहीं हो सकते, बिकॉज़ ये दो सेट हैं। तो दो सेट्स के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं। एक में x आएगा, एक तरफ x आएगा और दूसरी तरफ y आएगा, फिर से ये इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ये वाला देखिए आप, सी वाला पार्ट, अगर x y के इक्वल हो, नहीं x को y के इक्वल लिखिए तो y यूनियन y, और उस तरफ क्या आएगा, उस तरफ आएगा y इंटरसेक्शन y। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा। तीसरे में आप x की जगह y पुट कर दीजिए या y की जगह x पुट कर दीजिए, तो ये आएगा, सपोज x y लेते हैं हम, y यूनियन y, और राइट साइड क्या आएगा, दिस इज़ y इंटरसेक्शन y। तो बच्चे ये भी y होता है, ये भी y होता है, तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब तीसरे ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। गुड। अब आइए नेक्स्ट पे। ये सिंपली परमुटेशन का क्वेश्चन था। अगर आपके पास n, कोई भी n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप n में से r को आप अरेंज करना चाहते हैं, n में से r ऑब्जेक्ट्स को, देन देयर आर NP-r वेज। कितने तरीके से आप उनको कर सकते हो, NP-r वेज। अब यहाँ पे 8 स्टूडेंट थे और कुर्सियाँ भी 8 ही हैं, तो इसका मतलब 8 कुर्सियों को, 8 स्टूडेंट को 8 कुर्सियों पे कितने तरीके से आप कर सकते हैं, 8p8 तरीके से। अब ये 8p8 होगा कितना, ये दिया है आपको ऑप्शन सीधा, दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज़ 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपको परमुटेशन का नहीं भी पता है। आपके पास कितनी चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको 8 चेयर्स हैं और 8 बच्चों को बिठाना है, कितने तरीके हैं बिठाने के। देखिए पहली चेयर पे पहले स्टूडेंट को जब आप बिठाएंगे, उसके पास कितनी चेयर्स खाली हैं, 8 चेयर, तो कितने तरीके से आप उसको बिठा सकते हैं, 8 तरीके से। अब आपने उसको बिठा दिया, चाहे कहीं पे भी बिठा दिया, सपोज़ यहाँ पे बिठा दिया। अब दूसरे बच्चे को जब बिठाएंगे उसके पास 7 ही तरीके बचेंगे, तीसरे को बिठाएंगे तो 6 ही, ऐसे ही करते करते जो लास्ट स्टूडेंट है उसके पास एक ही तरीका बचेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कितने वेज होंगी, 8 फैक्टोरियल वेज, और वो उसको अगर आप देखें वो 8p8 के बराबर ही आता है। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते थे। तो ये हो गया आपका 85 का सी पार्ट। इज दैट ओके? गुड। अब आइए आगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ इन्होंने ये किया है कि दो ऑप्शन सेम दिए। बेसिकली अगर आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो आपने लीनियर इक्वेशंस में ये पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, सपोज प्लस d1 ले लो, प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड b1x, ये सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2z
z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते थे, सॉरी यहाँ पे ये सिर्फ दो वेरिएबल्स में है, इसमें मैंने प्लेन ले लिया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका क्या है, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपान b2, नॉट इक्वल टू हो या नॉट इक्वल टू हो c1 अपान c2, तो इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा ये होता है हमारे पास कि अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो, तो उस केस में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस ये होता है कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू हो b1 अपान b2 बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब ज़ीरो सोल्यूशन जो हमें यहाँ पे पूछा गया है। अब ज़रा इन इक्वेशंस को लिखिए आप, ये भी उसी तरह की हैं लेकिन x और y की जगह इन्होंने a और b लिया हुआ है। तो देखिए दिस इज़ 5a प्लस 7b माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा है 15a प्लस 21b माइनस m इक्वल टू 0। देखो अब a1 अपान a2 मतलब 5 अपान 15 विच इज़ 1/3 इज इक्वल टू 7 अपान 21। अब अगर हम चाहते हैं कि ज़ीरो सोल्यूशन है हो तो क्या होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -2 अपान -m का मतलब 2 अपान m के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ये वाली दो इक्वेशन ले लीजिए, इसका मतलब 2 अपान m किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब m इंटू 1 दैट इज़ m किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर m 6 के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास ज़ीरो सोल्यूशन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए थे, C भी दिया था, D भी दिया था। अब जिन्होंने C किया है वो भी सही है, जिन्होंने D किया है वो भी सही है। अब अगर किसी आंसर की में शायद C दिया है इन्होंने, लेकिन जिन्होंने D दिया लिखा है वो भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और वो इस आंसर की के मुताबिक अगर उनको वो एक नंबर नहीं मिल रहा है उस एक नंबर को वो हासिल कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पे, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, देखिए इसमें आपसे ये पूछा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4 द नंबर्स है। इसमें देखो बच्चे आपको ज़्यादा लीनियर इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपली नंबर उठा लो। जैसे पहले ऑप्शन में ही ये 12 और 6 उठा लो, बोल रहा है सम ऑफ नंबर इज़ 18, तो देखो सम ऑफ नंबर 18 है, बिल्कुल 18 है। अब इनका रेसिप्रोकल ले लो 1/12 प्लस 1/8, इनका रेसिप्रोकल करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 प्लस 12 अपान 72 दैट इज़ कितना हो गया 20, सॉरी 8 प्लस ये सॉरी 6 है 1/6, 12 प्लस 6 अपान 72, तो ये हो जाएगा आपका 18 अपान 72 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो देखो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 18 है और जिनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/4 है। बाकियों को आप चेक करना, ना तो इसके लिए सेटिस्फाई होगा, जिनको आप चेक कर सकते हो ईजिली, इसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, तो ये तीनों गलत। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब जो 88th क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे था ये क्वेश्चन। तो इन्होंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितना होगा। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, किसके इक्वल होता है, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 रेज टू पावर n। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया है 10 अपान 100 और n कितना दिया है 2। इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, दिस इज़ 1200 इनटू, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 अपान 100 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कित कहाँ पे पहुँचे हम, 1200 इंटू 110 अपान 100 का स्क्वायर। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं रब कर रहा हूँ। ये हमें आया 1200 इंटू 110 अपान 100 का स्क्वायर, ये अमाउंट है हमारे पास। अब इसको आप कीजिए 1200 इंटू 11 11 ज़र 121 0 0, ये 100, ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे, स्क्वायर है तो ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। 121 इंटू 12 कीजिए, दिस इज़ 242
और यहाँ पे आएगा 121, और इसको जब आप करेंगे 1452, तो अमाउंट कितना आ गया 1452। सो अमाउंट इज़ 1452, और प्रिंसिपल कितना है 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कीजिए, दिस इज़ 252, ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज़, इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 89th क्वेश्चन पे। 89th क्वेश्चन में आपसे पैरीमीटर पूछा गया है ट्राइंगल का, जिसके वर्टिसेस ये हैं। देखो, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो तो ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किन किन पॉइंट्स को, पी, क्यू, आर, पी पॉइंट, फिर क्यू पॉइंट, फिर आर पॉइंट। अब ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स इनकी अगर मैं ये मान लूँ तो बेसिकली एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये वेक्टर्स क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म ए ट्राइंगल। ये एक ऐसी ट्राइंगल बनाएंगे जिनके वर्टिसेस क्या होंगे 2 4 -1, दूसरा वर्टेक्स होगा 4 5 1, और तीसरा वर्टेक्स होगा 3 6 और -1। अब आप क्या कीजिए, आपने इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, मतलब इसकी आप लेंथ, इसकी भी लेंथ निकालिए, इसकी भी लेंथ निकालिए, इसकी भी लेंथ, उनको सम कर दीजिए, तो बाउंड्री लेंथ का सम ही आपका पेरीमीटर होता है। तो कीजिए ज़रा, कितना आएगा। सो दिस इज़, शाबाश, तो ये आएगा आपका, इसका निकालिए पहले। इसका जब आप करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 - 5 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 1 - 1 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। अब इसको देखिए, 2 - 3 1 का -1 का स्क्वायर 1, 4 - 6 -2 का स्क्वायर 4, और ये -1 हाँ -1 माइनस +1 दैट इज़ 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, 2 4 -1, ज़रा मैं इसको देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं की मैंने, दोबारा से देखिए इसको, क्या ट्राइंगल बन रही थी ये, दिस इज़, ट्राइंगल बन रही थी आपकी 2 4 -1, 4 5 1 और 3 6 -1। ठीक है, इसका कीजिए कितना आएगा, 2 - 3 -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 4 - 6 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, और -1 माइनस +1, तो ये 0 हो जाएगा। इसका देखिए, 4 - 2 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 5 - 4 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और 1 माइनस -1 +1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस -1 दैट इज़ 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5, ये हो गया √10, √10 नहीं, सॉरी √9, 4 4 8 और 1 9, और √9 हो जाएगा 3। तो इसका लेंथ 3 हो गई, इसकी लेंथ √5। अब बची इसकी लेंथ, इसकी लेंथ निकालिए, 4 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 - 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 + 1 + 1 6, √6। तो √6 √5 और 3, इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप, तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, दिस इज़ योर आंसर, आंसर इज़ थर्ड वन, दिस 3 + √6 + √5। अब फाइनल क्वेश्चन देखिए क्या था आपका। फाइनल क्वेश्चन है आपका, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। बहुत सारे बच्चे एटमोस्ट और एटलीस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले जब 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को हम टास्क करेंगे तो क्या क्या सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी में। सो आएगा आपका, दैट इज़ हेड्स हेड्स हेड्स, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड 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 टेल। इसी तरह से अब
हेड को वेरी कीजिए, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। ये आ जाएंगे टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला हुआ है आपसे कि एटमोस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए एटमोस्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम से कम कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मतलब सिर्फ ये वाला नहीं ले सकते हम, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 तक हम ले सकते हैं। तो इसमें ये भी आ जाएगा क्योंकि कम से कम की कोई हद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। ये भी आ जाएगा, ये भी, क्योंकि इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 ही है, इसमें 1 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हम ले सकते हैं। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। तो फेवरेबल केसेस इसमें 7 है, फेवरेबल केसेस कितने हैं 7, और सैम्पल स्पेस में टोटल 8 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7/8। तो इस तरह से ये आपका आज का फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मैथ सेक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में भी जो जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। किसी भी एग्ज़ाम का जो मैथमेटिक्स कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अगर आप मेरे इस समझाने से आपको अच्छा लगा है ये तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए आसिफ जावेद को अपने चैनल मैथ्स क्वेस्ट पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।